नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आज हम कॉपीराइट से जुड़े कानून की जानकारी देंगे। कॉपीराइट बौद्धिक संपदा से जुड़ा मामला है। कॉपीराइट कानून महत्वपूर्ण कानून है जो आपके मौलिक कार्य को सुरक्षा का आश्वासन ही नहीं, अधिकार भी देता है। कई बार ऐसा होता है कि आप कोई कार्य कर रहे हैं और जब वो लोगों में पॉपुलर हो जाता है, ठीक तभी उसी नाम से कोई दूसरा आपकी कॉपी करना शुरू कर देता है। ऐसी स्थिति में कंफ्यूजन होता है कि असली मालिक कौन है और नकली कौन है। इसके अलावा आपके कार्य की मौलिकता भी नष्ट हो जाती है, काम की चोरी होती है। जाहिर तौर पर ऐसे में भारी नुकसान भी होता है। अब सवाल उठता है कि क्या इससे बचने के उपाय हैं? तो इसका ही यही जवाब है कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब यही है कि ओरिजिनल काम की कोई कॉपी नहीं कर सकेगा और उस पर आपका हक बना रहेगा, उसकी मौलिकता बनी रहेगी। कॉपीराइट के अंतर्गत फिल्म और साहित्य से जुड़े काम तो आते ही हैं, साथ ही साथ लेखन, साउंड रिकॉर्डिंग, बिजनेस स्टार्टअप इत्यादि भी इसमें अलग अलग स्तर पर शामिल हैं। कॉपीराइट किसी भी लेखन संबंधी कार्य, म्यूजिक संबंधी कार्य, पेंटिंग, फोटोग्राफी, कलाकृति यानी कला से जुड़े काम, कुछ प्रकाशित होने वाला, दिखने वाला कंटेंट हो या काम फिल्म और टेलीविजन से जुड़ा कार्य हो सकता है। कॉपीराइट में टीवी और रेडियो का ब्रॉडकास्ट भी शामिल है। आज देश में कॉपीराइट कानून है जो मौलिकता के अधिकार की सुरक्षा करता है। तो ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी। विस्तार में जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ ऋषिपाल सिंह जी। ऋषिपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऋषिपाल जी, कॉपीराइट से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की आपको जानकारी देंगे। इसके लिए आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। एक बार विषय की जानकारी आपको फिर से दे देते हैं। कॉपीराइट से जुड़े कानून की जानकारी के लिए आप टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और हमारे कानूनी विशेषज्ञ से कानूनी सलाह या राय मशवरा कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 01206127 01206127 नंबर्स पर आप कॉल करके इस विषय से जुड़ी कोई भी कानूनी सहायता या मदद चाहते हैं तो आप हमारे कानूनी विशेषज्ञ से वो मदद हासिल कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और ऋषिपाल जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कॉपीराइट एक्ट क्या है और क्यों ये बनाया गया है। कॉपीराइट का क्या महत्व है? कॉपीराइट कानून के तत्व क्या हैं? देखिए वक्ता, जैसे आपने अपनी इंट्रोडक्शन के अंदर ही बताया कि जो कॉपीराइट का अर्थ ही अगर उसको बहुत शाब्दिक रूप से देखा जाए तो किसी को ये अधिकार नहीं है कि किसी के जो बौद्धिक संपत्ति है उस पर अधिकार कर सके या किसी तरह उसको मैनिपुलेट कर सके। जी। जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ है, जैसे जैसे मतलब लोगों ने तरक्की करी है, तो पिछले करीब 200, 250, 300 साल के अंदर में देख रहे हैं कि जो संपत्ति है, संपत्ति की अवधारणा में बदलाव आया है। संपत्ति जैसे पहले कोई मकान एक संपत्ति होता था, कोई जीवन संपत्ति होता था। धीरे धीरे जो बौद्धिक क्षमता है, जो बौद्धिक स्किल है, वो भी अपने आप में एक संपत्ति की तरह इस्तेमाल होने लगा। जी। जैसे मान लीजिए वो, और हम उसको जब बढ़ाते जाएंगे तो उसी के अंदर नाट्य भी है, उसी के अंदर जो कहानी, जो कोई स्टोरी लिख रहा है उसका भी एक राइट है। अगर मान लीजिए कोई डिजाइन बना रहा है उसका एक राइट है। तो अपने आप में धीरे धीरे, इवन कि अगर मान लीजिए कोई कलाकार है वो धुन बना रहा है तो उसका भी राइट है। तो जो व्यक्ति एक अपनी बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल करते हुए कोई संपत्ति जनरेट करता है, नेचुरली कोई आदमी जब कोई संपत्ति जनरेट करता है तो उस संपत्ति को बनाने में उसका बहुत सारा परिश्रम लगता है, उसके बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं। जिस व्यक्ति के, जिस ग्रुप के वो एफर्ट्स लगते हैं तो उनका ये अधिकार होता है कि उस संपत्ति पर वो जो है उसका मौलिक अधिकार हो और उस संपत्ति को इस्तेमाल कर सके, उससे होने वाले सारे फायदों का वो इस्तेमाल कर सके। या कोई ऐसा व्यक्ति जो उस संपत्ति का इस्तेमाल करना चाहता है तो वो उसकी अनुमति से वो उसको इस्तेमाल करे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी लेखक ने एक कविता लिखी, एक पुस्तक लिखी, एक नाटक लिखा और वो चाहता है कि कोई पब्लिशर अगर इसको पब्लिश करना चाहता है तो मेरी अनुमति ले और जितनी ये प्रति बिकेंगे उसके हिसाब से मुझे इनकम हो। तो इसलिए यही कॉपीराइट है कि जो कोई व्यक्ति की जो बौद्धिक क्षमता है उस बौद्धिक क्षमता को बनाने का, उसकी जो
संपत्ति, उस संपत्ति को बनाए रखने का जो अधिकार दिया गया है, ये कॉपीराइट में दिया गया है कि कोई आदमी उसकी कॉपी ना करे, यानी उसकी नकल ना करे। क्योंकि उसकी नकल करना जो है, जो दूसरे जो ग्राहक होते हैं जो उसके बारे में नहीं जानते हैं, तो वो असल में क्या होता है, चीटिंग का शिकार हो जाते हैं, कहीं ना कहीं वो धोखे का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो असल जो संपत्ति है वो उनको नहीं मिल पाती एक तरफ, दूसरी तरफ जो उसका असल मालिक होता है उसको भी नुकसान होता है। तो ऐसी स्थिति में कॉपीराइट जो कानून है, उस कानून को लाया गया, इस अवधारणा को लाया गया कि बौद्धिक क्षमता से पैदा होने वाली संपत्ति भी एक अधिकार की संपत्ति होती है और उसको बनाने वाले व्यक्ति का पूर्ण रूप से उस पर अधिकार होता है। ऋषिपाल जी, कॉपीराइट कानून के तत्व क्या माने जाएं, साथ ही साथ अगर बात उल्लंघन की जाए तो कॉपीराइट का उल्लंघन कैसे होता है? देखिए, अगर हम कॉपीराइट के एलिमेंट्स को, तत्व को जानते हैं, तो कॉपीराइट को हम जानने, जैसे कॉपीराइट है, जैसे मैंने आपको पहले भी इंट्रोडक्शन में बताया कि कोई व्यक्ति या व्यक्ति को समूह या कोई कंपनी भी कॉपीराइट का जो है अधिकार बना सकती है। इवन यानी कि कोई डिजाइन है, किसी चीज का डिजाइन है, या मान लीजिए कोई अवधारणा है या कोई फॉर्मूला है, तो ये सारी की सारी जो चीजें होती है कॉपीराइट के अंदर आती है कि भाई एक आदमी का कॉपीराइट है, तो ये हर क्षेत्र में है और जिससे कि उसके अधिकार पैदा होते हैं। तो ये एक ऐसा तत्व, ऐसा एलिमेंट है जो अधिकार पैदा देता है उस व्यक्ति को। अब आप जैसे आपने कहा इसके उल्लंघन की हम बात करते हैं, तो उल्लंघन का मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो अनअधिकृत रूप से, यानी जिसको अधिकार नहीं है उस संपत्ति को इस्तेमाल करने का, और वो मालिक की संपत्ति के बिना उस संपत्ति का इस्तेमाल करता है, या उसके किसी हिस्से का इस्तेमाल करता है, या किसी तरह से ऐसे मैनिपुलेट करता है जिससे कि एक आम जो ग्राहक है उसको भ्रम पैदा होता है। तो ये अपने आप में कॉपीराइट के सामान्यतः जो उल्लंघन में माने जाते हैं। जी ऋषिपाल जी, भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 के तहत कॉपीराइट की रक्षा के लिए क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, जब से ये नियम बनाया गया है तब से इस नियम के अंदर ये नियम अपने आप में बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है। इसमें ये भी बताया गया है कि किस तरीके से जो कॉपीराइट किस तरीके से होगा। कॉपीराइट की अगर मान लीजिए आपको रजिस्ट्री में जाना है, तो रजिस्ट्री में जो लोग होंगे वो किस तरह से होंगे, उनकी पावर्स क्या होंगी। अगर आपको कॉपीराइट कराना है तो उसके तरीके क्या होंगे। अगर मान लीजिए किसी को कॉपीराइट में चैलेंज करना है तो चैलेंज कैसे होगा। तो ये पूरी के पूरे जो नियम है ये अपने आप में कॉपीराइट का जो सारी मतलब पूरी व्यवस्था जो है उसको बताता है। इसमें ये भी बताता है कि अगर दो व्यक्ति एक ही चीज के ऊपर कॉपीराइट क्लेम करते हैं तो ऐसी स्थिति में उस जो दोनों आदमी क्लेम का वो निपटारा कैसे होगा, और एक व्यक्ति कैसे कितनी ज्यादा कॉपीराइट ले सकता है। तो इन सारी बातों को जो है ये कॉपीराइट के अधिनियम के अंदर लाया गया है। जी, अगर कॉपीराइट क्लेम लग जाए किसी के ऊपर तो उसको कैसे हटा सकते हैं? देखिए, जैसे बौद्धिक क्षमता की बात होती है, बौद्धिक क्षमता अपने आप में एक ऐसा विषय है, जैसे उसको अगर हम मान लीजिए किसी शूज के ऊपर एडिडास लिखा हुआ है और आपने थोड़ी सी स्पेलिंग चेंज कर दी है, या मान लीजिए पेप्सी की बोतल है, उस पेप्सी की बोतल की स्पेलिंग चेंज कर दी, हल्की सी स्पेलिंग एक अल्फाबेट चेंज कर दिया, तो वो व्यक्ति कहता है कि पेप्सी ये कोई और वर्ड है, ठीक है, लेकिन उसका जो कलर है, जैसे मान लीजिए पेप्सी का जो कलर होता है प्लास्टिक की बोतल का, वो ग्रीन कलर होता है, बोतल का साइज है, तो जब कोई दूसरा व्यक्ति उसको क्लेम को करता है तो कोर्ट ये डिसाइड करता है कि जो इसको खरीदने वाला व्यक्ति जो है, क्या वो युक्त उसको ऐसा लगता है कि वो उसको कंफ्यूजन हो सकता है, क्या वो दूसरा व्यक्ति चीट हो सकता है। अगर कोर्ट को ये लगता है कि हाँ, इसके अंदर जो आपने जिस तरीके से आपने दूसरे व्यक्ति ने जो अपना प्रोडक्ट बनाया है वो पहले व्यक्ति के जो प्रोडक्ट से या उसके पदार्थ से अपने आप में बहुत मेल खाता है और इससे ग्राहक को कंफ्यूजन हो सकता है, वो चीट हो सकता है। तो ये सारे क्राइटेरिया होते हैं। कोर्ट को ये देखना होता है कि हाँ, कि भाई केवल नाम से नहीं, कोई एक वर्ड की स्पेलिंग से नहीं, बहुत सारी चीजें देखना होता है कि अगर डिसेप्शन लगता है, अगर धोखे की बात लगती है कोर्ट को, तो ऐसी स्थिति में जो कॉपीराइट क्लेम किसी व्यक्ति पे लग गया है तो उसको कोर्ट में जाना होता है, उसको ही साबित करना होता है कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो जो आदमी क्लेम कर रहा है उसके प्रोडक्ट से बिल्कुल डिफरेंट है, उसकी कार्यविधि अलग है, कलर अलग है, साइज अलग है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें जो ग्राहक है वो डिसेप्शन नहीं हो सकता। कई बार ये भी क्लेम करता है कि मैं जो उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ ये जिस व्यक्ति ने क्लेम किया उससे पहले से इस्तेमाल कर रहा हूँ। जी ऋषिपाल जी, जानना चाहेंगे आपसे कि कॉपीराइट कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, कॉपीराइट अधिनियम के अंदर लगातार क्या है, बदलाव आते आ रहे हैं। जैसे उसके पहले कॉपीराइट के अंदर हम ये
लेखन के अंदर भी है, ये फार्मा कंपनी के अंदर भी है, जी। ये ट्यूनिंग के अंदर भी है, ये हर चीज के। तो लगातार लगातार जैसे जैसे हमारी व्यवस्था बढ़ती आ रही है तो उसके बहुत सारे प्रकार जो कॉपीराइट के अंदर जाएंगे तो बहुत सारी कैटेगरीज दे रखी हैं, बहुत सारी कैटेगरीज हैं। हर कैटेगरीज के अंदर न्यूज़पेपर की कैटेगरी अलग है, एंटरटेनमेंट की अलग है, सर्विसेज की अलग है, प्रोडक्ट की अलग है। तो इन सारी कैटेगरीज को कॉपीराइट अधिनियम के अंदर ही सारी कैटेगरी रखी है। उन कैटेगरीज के हिसाब से आप अपने आप को, अपना जो प्रोडक्ट है उसको कॉपीराइट कर सकते हैं, या किसी ने आपके कॉपीराइट का उल्लंघन कर दिया है तो उसको आप चैलेंज भी कर सकते हैं। जी हैं। ऋषिपाल जी, कॉपीराइट बोर्ड क्या होता है और इसका गठन क्यों होता है, इसका अध्यक्ष कौन होता है, ये भी बातें जानना चाहेंगे। देखिए गुप्ता जी, जो हमारा कॉपीराइट अधिनियम 1957 है, उसी के अंदर ही ये प्रावधान है कि कॉपीराइट बोर्ड बनाया जाएगा जिसके एक चेयरमैन होंगे और उसके मेंबर्स होंगे। जो चेयरमैन होता है वो चेयरमैन एक कम से कम हाई कोर्ट के जो जज की जो क्षमता रखता है वो, या हाई कोर्ट, ज्यादातर हाई कोर्ट रिटायर्ड जज जो होते हैं वहाँ पे कॉपीराइट जो अधिनियम है उसके अंदर उनको नियुक्त किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो ये जो कॉपीराइट जो बोर्ड होता है इनका काम यही होता है, क्योंकि देखो कॉपीराइट अपने आप में दो, कॉपीराइट का मतलब ये कि दो पार्टी अगर मान लीजिए सेम किसी कॉन्सेप्ट को लेके कंफ्यूज वो अपना क्लेम कर रही है, दोनों पार्टी क्लेम कर रही है, दोनों पार्टी कह रही है हम पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं, दोनों पार्टी कह रही है मेरा दूसरे से अलग है, तो ऐसी स्थिति में या मान लीजिए जो किसी ने अगर रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन का टाइम निकल गया, उसकी जो जो हम प्रोटेस्ट करते हैं प्रोटेस्ट का टाइम निकल गया, तो ये सारे कानूनी पहलू जो होते हैं तो उसको सामान्य कोर्ट में ना भेज के कॉपीराइट बोर्ड में भेजा जाता है, जिससे कि वहाँ पे विशेष तौर पे इसी ही विषय से संबंधित जो मामले हैं उनका निपटारा होता है। जी तो ये जो वहाँ के मेंबर्स और जो बोर्ड मेंबर होते हैं वो यही कोशिश करते हैं कि जो पार्टीज आ रही हैं वो उनके बीच में जो कानून का जो अधिकार है, कानूनी अधिकार के हिसाब से जो कानून जो सेटल लॉ है उसके हिसाब से जो है ये कॉपीराइट के जो अधिनियम के तहत जो है मामलों को निपटा रहा हूँ। तो इसीलिए इस बोर्ड को बनाया गया जो अपने आप में कौन जुडिशियल बॉडी की तरह काम करता है, जैसे कानूनी कोर्ट की तरह काम करता है। जी ऋषिपाल जी, कॉपीराइट कितनी अवधि के लिए मिलता है या कॉपीराइट दावा क्या होता है, ये भी जानना चाहेंगे। देखिए कॉपीराइट जो है, हमें मान लीजिए जो सबसे बड़ी बात है, कॉपीराइट को कोई दावा करता है, कोई व्यक्ति कहता है कि ऑलरेडी एक कॉपीराइट को मैंने रजिस्टर्ड करा लिया, एक फला डेट को मैंने रजिस्टर्ड करा लिया, उसके बाद उस कॉपीराइट को बहुत समय से जो है लगातार इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसमें बहुत सारे तरीके होते हैं, कई बार लोग कॉपीराइट रजिस्टर करा लेते हैं या मान लीजिए इस्तेमाल करते हैं, उसे रजिस्टर करा लिया लेकिन बहुत समय इस्तेमाल नहीं करते, तो उसके अंदर क्लेम करने वाले व्यक्ति को बताना होता है कि जो कॉपीराइट जो कराया गया है उसको लगातार कॉपीराइट कराने को मैं लगातार उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये बहुत समय से जो मेरे इस्तेमाल में आ रहा है, जनता को इस बात की बहुत सारी नॉलेज है, सबको इस बात के बारे में पता है, तो ये सारी चीजें जो है ये कॉपीराइट की क्लेम को पैदा करती है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति में कोई और व्यक्ति आता है और उसका कहना है कि ऑलरेडी ये सारे के सारे जो क्लेम है ये सारे क्लेम झूठे हैं, मैं पहले से इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर रहा था और पहले से इसी नाम की जो कॉपीराइट है उसको मैं इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि जो कॉपीराइट अधिनियम में जो रजिस्ट्री होती है वहां पे ऐसा मैकेनिज्म नहीं हो पाता कि कोई कॉपीराइट को सामान्य तौर पे मतलब इतना जरा सा कोई मान लीजिए कॉमा लगा दिया, कोई बिंदु लगा दिया, कोई एक अल्फाबेट का चेंज कर दिया तो उसके ऊपर भी कॉपीराइट हो जाता है। लेकिन कॉपीराइट होने के बाद क्या होती है, जब दूसरी पार्टी को पता लगता है तो वो दूसरी पार्टी आती है, क्लेम करती है, बताती है कि ये जो कॉपीराइट दिया गया ये कॉपीराइट गलत तरीके से दिया गया। ऋषिपाल जी, हमारे साथ इसी विषय पर एक कॉलर हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं, आदित्य, वो उनका सवाल जान लेते हैं इससे जुड़ा हुआ क्या है। जी आदित्य, बताइए क्या कुछ इस विषय से जुड़ी हुई जानकारी आप चाहते हैं। हेलो जी आदित्य, बताइए। जी एक्चुअली मैम मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरा एक YouTube चैनल है तो उसमें हम लोग काफी प्रकार के कंटेंट वगैरह डालते हैं और भी अन्य चैनल हैं जो अपना कंटेंट कॉपीराइट फ्री देते हैं, बतौर उन्हें क्रेडिट चाहिए होता है, लेकिन कभी कभी ये होता है कि हम उन्हें क्रेडिट दे देते हैं उसके बाद भी कॉपीराइट क्लेम हमारे ऊपर आ जाता है। तो ये मैं सर से जानकारी लेना चाहूंगा कि किस प्रकार से जो कॉपीराइट की क्रेडिट है वो प्रॉपरली दी जाए ताकि जो कॉपीराइट क्लेम है वो ना आए। जी बिल्कुल, ऋषिपाल जी। ऋषिपाल जी, आपको आवाज आ रही है? तो लगता है ऋषिपाल जी से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है, तो आपको
पेटेंट और कॉपीराइट को लेकर जो जानकारियां दे रहे हैं वो ऋषिपाल जी दे रहे थे, लेकिन फिलहाल उनसे संपर्क टूट गया है। कॉपीराइट को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि कॉपीराइट अगर हमारा है तो उसको लेकर हमारे क्या अधिकार होने चाहिए, क्या कुछ हमें करना चाहिए, किन कानूनी जानकारियों के मुताबिक हम आगे बढ़ सकते हैं। कॉपीराइट को लेकर बहुत से ऐसे सवाल होते हैं जो आम जनता के मन में इसको लेकर उठते रहते हैं, जिस पर आज हम बातचीत भी कर रहे हैं। लगातार आपको इस विषय से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी भी दे रहे हैं कि आखिर जब कॉपीराइट की बात आती है तो लोगों को इससे जुड़ी हुई क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्या क्या लोग इसको लेकर कर सकते हैं। कॉपीराइट किसी भी लेखक संबंधी कार्य, म्यूजिक संबंधी कार्य, पेंटिंग, इन जुड़े हुए कामों को लेकर भी कॉपीराइट की बात होती है। कॉपीराइट टीवी और रेडियो का ब्रॉडकास्ट भी शामिल करता है। ऋषिपाल जी, कॉपीराइट को लेकर आप अपना जवाब पूरा कर दीजिए। देखिए, जैसे मैं बता रहा था, कॉपीराइट जब भी कोई व्यक्ति, सामान्यतः होता क्या है कि जब रजिस्ट्री के अंदर कॉपीराइट कराया जाता है तो उस समय जो 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 परिस्थितियां होती हैं, जो उस समय जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, उसमें अगर मान लीजिए एडिडास के अंदर आपने लास्ट में एक अल्फाबेट भी चेंज कर दिया तो इतना कॉपीराइट रजिस्ट्री को पता नहीं चलता, वो कॉपीराइट जो है लेटर सुनर हो जाता है। लेकिन बाद में जिस कंपनी को लगता है कि इसके करने से हमारे डिसेप्शन हो रहा है, और वो डिसेप्शन जो है वही इंपॉर्टेंट है, वही डिसाइड करना बोर्ड का काम होता है या हाई कोर्ट का काम होता है कि ये पता लगा सके कि इसके अंदर डिसेप्शन है, इसके अंदर धोखा दिया जा रहा है। और इसी से चलते जो कॉपीराइट के अंदर जो अधिनियम को कड़ा बनाया गया है, इसके अंदर आपको ये भी अधिकार है, कोर्ट में जा सकते हैं, दूसरी पार्टी के खिलाफ जो है आप स्टे ऑर्डर ले सकते हैं। दूसरी पार्टी का जो सामान अगर आपने जब्त कराया है उस जब्त सामान को आप बेचने का ऑर्डर दे सकते हैं, उसको नष्ट करने का ऑर्डर मिल सकता है। और यहाँ तक कि आपको उसके अंदर आप मतलब जो FIR के भी करा सकते हैं। और अगर वो मान लीजिए लगातार वो व्यक्ति इस तरह काम कर रहा है तो उसके बाद जेल का प्रावधान भी है, उस व्यक्ति को जेल भी जाना पड़ता है। जी ऋषिपाल जी, कॉपीराइट के विषय से जुड़ी हुई तमाम जानकारी हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।